जय हिंद साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम ध्वनि प्रदूषण एवं रेडियोधर्मी प्रदूषण को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है प्रदूषण। देखिए, पर्यावरण के भौतिक घटकों या अजैविक घटकों जैसे वायु, जल एवं मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अवांछनीय परिवर्तन जिनकी वजह से इनकी गुणवत्ता में कमी आए और उससे जैविक एवं अजैविक दोनों नकारात्मक रूप से प्रभावित हों, तो उन परिवर्तनों को ही क्या कहा जाता है? प्रदूषण कहा जाता है। राइट। उदाहरण के लिए हमने वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है या मृदा प्रदूषण है, इनको पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। यदि जल में कुछ भी, राइट, जल में तरल पदार्थ या ठोस पदार्थ या फिर कोई द्रव्य पदार्थ आकर मिल जाए जिससे जल क्या हो जाए, जल के जो भौतिक गुण है या रासायनिक है या जो जैविक गुण है वो कम हो जाए और उससे जो जीव हैं वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हों, तो उसको ही क्या कहा जाता है? जल प्रदूषण कहा जाता है या प्रदूषण कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के भौतिक घटकों जैसे वायु, जल, भूमि में अनुपयोगी एवं आवश्यकता से अधिक पदार्थों का मिल जाना, राइट, जिससे इनकी मात्रा एवं गुणवत्ता में कमी आ जाए, उसे ही क्या कहा जाता है? पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। पिछले लेक्चर में हमने जल प्रदूषण को और जल प्रदूषण को और मृदा प्रदूषण को पढ़ा था। साथ ही साथ पहले लेक्चर में हमने वायु प्रदूषण को पढ़ लिया था। इस तरह से हम वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण तीनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम रेडियोधर्मी प्रदूषण साथ ही साथ ध्वनि प्रदूषण को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण से। देखिए, जो ध्वनि प्रदूषण है या रेडियोधर्मी प्रदूषण है, इनका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब कैसे हुआ? जैसे हमने कहा कि ध्वनि है, राइट, तो नॉर्मली ध्वनि का जो प्रयोग है, राइट, ध्वनि का जो प्रयोग है वो बातचीत में किया जाता है या फिर एक तरीके से हम कम्युनिकेट करने के लिए ध्वनि संकेतों का ही प्रयोग करते हैं। परंतु यदि वातावरण में अनवांटेड एवं कैसी अप्रिय, अनप्लीजेंट या अनवांटेड क्या हो, ध्वनि हो जो कि हमें इरिटेट करे या हमारी इच्छा ना हो, चाहे वो तेज हो या मंद हो, उसको ही क्या कहा जाता है? शोर कहा जाता है। और शोर से ही क्या कहलाता है? ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। राइट। उदाहरण के लिए जैसे आप आपके घर पर हैं, राइट, अब आपके घर पर जो आपकी जो टेबल है, उस टेबल पर बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, परंतु जो बाहर सड़क है वहाँ पे सड़क से कोई हॉर्न बजा रहा है, तो कोई कार आ रही है, तो कुछ बच्चे खेल रहे हैं, राइट, कोई पटाखे फोड़ रहा है या कोई डीजे पर गाने सुन रहा है, राइट। तो कुल मिलाकर ऐसी अनवांटेड, राइट, जिसको सुनने की आपकी क्या हो, इच्छा ना हो, राइट, तो अवांछित या अनवांटेड नॉइज आपके पास में आएगा। या फिर अनप्लीजेंट जो कि आपको इरिटेट करे। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपके नेबरिंग रूम या आपके बगल में हॉस्टल के बगल वाला जो व्यक्ति है वो अगर कोई मधुर संगीत भी गाता है तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वो अगर इरिटेट कर रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, हंस रहा है, तो वो आपको इरिटेट करेगा, तो उसको ही क्या कहेंगे? शोर, राइट। तो शोर से ही क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ऐसी ध्वनि जो अवांछित होती है, अनवांटेड होती है, साथ ही साथ अनप्लीजेंट होती है, उसको ही क्या कहा जाता है? शोर कहा जाता है। और शोर से ही क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। क्लियर? तो ध्वनि प्रदूषण क्या है? ऐसी ध्वनि जो अवांछित या अप्रिय हो, अर्थात कानों को अप्रिय लगने वाली ध्वनि, चाहे वो तेज हो या मंद हो, उसे शोर कहा जाता है। और शोर से ही क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको ही श्रवण विज्ञान या अकोस्टिक कहा जाता है। ध्वनि की जो तीव्रता है वो किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? देखिए, प्रत्येक जीव जंतु ध्वनि के माध्यम से ही एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। अर्थात एक दूसरे की जो बातचीत है वो हम ध्वनि के माध्यम से ही सुन पाते हैं। परंतु प्रत्येक जीव की जो सुनने की एक सीमा होती है, प्रत्येक जीव जंतु की सुनने की एक निश्चित सीमा होती है। अगर उस सीमा से अधिक ध्वनि होगी तो वह व्यक्ति क्या होगा? वह जीव जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा या उस पर क्या होगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
तो सीधा सा हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर सभी जीवधारियों की ध्वनि संकेतों को सुनने की या ध्वनि की सुनने की एक निश्चित सीमा होती है। उस सीमा से अधिक यदि ध्वनि होगी तो वह उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी, साथ ही साथ उनको बीमार भी कर सकती है। इसीलिए वातावरण में अनावश्यक रूप से ध्वनि नहीं होनी चाहिए। अर्थात यदि हमारे वातावरण में अवांछित एवं अप्रिय ध्वनि होगी तो वही क्या कहलाएगी? ध्वनि प्रदूषण कहलाएगी। अब ध्वनि प्रदूषण कब कहा जाएगा? तो उसके लिए WHO ने कुछ पैरामीटर दिए हैं। तो WHO द्वारा निर्धारित ध्वनि प्रदूषण के मानक, कहने का तात्पर्य अगर पढ़ाई करने वाले क्षेत्र हैं, अर्थात स्कूल हैं, कॉलेज हैं या हॉस्टल हैं, तो पढ़ाई करने वाले क्षेत्रों के लिए जो ध्वनि तीव्रता है वो कितनी होना चाहिए? 17 डेसिबल होना चाहिए। तो पढ़ाई करने वाले क्षेत्रों में जो ध्वनि है उस तो पढ़ाई करने वाले क्षेत्रों के लिए ध्वनि तीव्रता जो है 17 डेसिबल होना चाहिए। अगर उससे अधिक डेसिबल की ध्वनि आती है तो उसको ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा। इसीलिए स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी के आसपास जो है लाउड स्पीकर चलाने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि जो पढ़ने वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर 17 डेसिबल तक की ध्वनि ही अलाउड रहती है। उससे ज़्यादा अगर जो है ध्वनि होगी तो उसको शोर कहा जाएगा या वो ध्वनि प्रदूषण आएगा। क्लियर? रात्रि के समय, दिन एवं रात्रि के समय जो है, दिन के समय दरअसल ये है दिन, दिन के समय जो है सामान्य क्षेत्र में, हाँ यहाँ पर लिखा है, तो दिन के समय पर कितना होना चाहिए? 55। तो दिन के समय पर जो ध्वनि की तीव्रता वो 55 होनी चाहिए। तो रात में क्या होना चाहिए? 45 डेसिबल होना चाहिए। अगर कोई औद्योगिक क्षेत्र है तो उसमें अधिकतम जो ध्वनि है वो कितनी? 75 डेसिबल हो सकती है। औद्योगिक क्षेत्र में भी यदि 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि आ रही तो वहां पर ध्वनि प्रदूषण है। सीधी सी बात है। और 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि क्या कहलाती है? नॉइज पॉल्यूशन में आती है। तो किसी भी क्षेत्र में यदि 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि तीव्रता की ध्वनि होगी तो उसको नॉइज पॉल्यूशन माना जाएगा। और यदि 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि होगी तो वह मनुष्य तथा जीवों की सुनने की क्षमता को क्या कर देती है? कम कर देती है। अर्थात आप लंबे समय तक 10, 15, 20 वर्षों तक किसी शोर वाले इलाके में रहते हैं तो उससे आपकी श्रवण क्षमता कम हो जाएगी। यदि किसी क्षेत्र विशेष में जो शोर है या ध्वनि की जो तीव्रता है वो 120 से लेकर 150 डेसिबल है तो उससे आपके कान का पर्दा, जिसको लिम्पेनम नष्ट कहते हैं, तो कान का पर्दा लिम्पेनम क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है और कान से खून निकलने लगता है। अर्थात ज्यादा ध्वनि भी आपके श्रवण क्षमता को कम कर देती है, साथ ही साथ उससे आपके कान का पर्दा डैमेज हो सकता है और व्यक्ति जो है फिर सुनने में असमर्थ हो जाएगा। यदि किसी क्षेत्र विशेष में 180 से 200 डेसिबल की ध्वनि होती है तो उससे जीवों की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर? अब जो है ध्वनि प्रदूषण का हम यहाँ पर प्रभाव समझेंगे कि ध्वनि प्रदूषण से होता क्या है। तो देखिए, यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहां पर लगातार क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है, तो लगातार जहां पर ध्वनि प्रदूषण होता है उन क्षेत्रों में रहने से व्यक्ति कैसा होता है? चिड़चिड़ापन आ जाता है। अर्थात आप हर छोटी से छोटी बात पर भी चिढ़ने लगेंगे, तो व्यक्ति में चिड़चिड़ापन आता है, साथ ही साथ घबराहट प्रारंभ हो जाती है। कुछ लोगों का जो है रक्तचाप या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो घबराहट होना, जो है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, साथ ही साथ कुछ लोगों की नींद प्रभावित होती है, उनको रात में पर्याप्त नींद नहीं मिलेगी तो वो और भी ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। कुछ लोगों का क्या होता है? तनाव बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चक्र चलता रहता है। तो इसमें से जो व्यक्ति जैसा होता है उसको उतना ही प्रभाव पड़ता है। अगर हम नॉर्मली देखें तो ध्वनि क्षेत्र में रहने से चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, जिससे घबराहट होगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, नींद प्रभावित होगी और उससे आपका क्या हो जाएगा? तनाव बढ़ जाएगा। इस तरीके से व्यक्ति जो है ध्वनि से क्या होता है? प्रभावित होता है। अब ध्वनि के प्रभाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जागरूकता का मतलब क्या हुआ कि हमें आसपास के क्षेत्रों में सबसे पहली चीज तो ये है कि व्यक्ति को उन क्षेत्रों में रहना चाहिए जहां पर ध्वनि प्रदूषण ना हो। अर्थात औद्योगिक फैक्ट्रियों से दूर अपना घर या रहवास का क्षेत्र बनाना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आसपास में लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वो अनावश्यक रूप से वाहन ना चलाएं,
राइट, या शोर शराबा ना करें। तीसरी चीज जो वाहनों से निकलती है जो ध्वनि, राइट, तो वाहनों से निकलने वाली ध्वनि से जो ध्वनि प्रदूषण होता है उससे रोकने के लिए सरकार ने ग्रीन मफलर प्रोजेक्ट क्या किया है, चलाया है। ग्रीन मफलर प्रोजेक्ट क्या है कि देखिए, यदि हम सड़कों के किनारे पेड़ लगाते हैं, राइट, तो सड़कों के किनारे पेड़ लगाने से एक तो वो वाहनों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीली गैसों को अवशोषित करेंगे, साथ ही साथ उनसे निकलने वाली ध्वनि को भी क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे। इसीलिए सड़कों के किनारे यदि पेड़ लगाए जाएंगे तो उससे ध्वनि प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण कम होगा। और इस कार्यक्रम के तहत सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाए जाएंगे उसको ही ग्रीन मफलर प्रोजेक्ट कहा जाता है, राइट। और ये मैंने अभी बताया है कि अगर 80 डेसिबल की ध्वनि लगातार कोई व्यक्ति आध घंटे से ज्यादा सुनते रहे तो वह बहरापन, चिड़चिड़ापन, उच्च रक्तचाप का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। अब ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या है, तो ये तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत भी होते हैं, मानवजन्य स्रोत भी होते हैं और जीवी स्रोत भी होते हैं। प्राकृतिक स्रोत में क्या हो जाएगा, राइट, तो प्राकृतिक स्रोत में जब मेघ गर्जना होती, बादल गरजते, तो बादलों के गरजने से, तो मेघ गर्जना से ध्वनि प्रदूषण होता है। बिजली के चमकने से, तूफानी हवाओं से उत्पन्न शोर होता है, सागरीय लहरों से भी, राइट, फिर झंझावात, तड़ित झंझा हो जाएगा, वर्षा एवं ओलावृष्टि हो जाएगी, जलप्रपात और ज्वालामुखी विस्फोट से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। परंतु इनमें से कुछ घटनाएं उन क्षेत्रों में होती हैं जहां पर मानव रहता नहीं है। मानव जनित जो ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं उसमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, औद्योगिकरण हो जाएगा, राइट। तो जो औद्योगिक और जहां पर बड़े बड़े उद्योग होते हैं वहां पर मशीनों की खटर पटर की आवाज आती है, साथ ही साथ नगरों में लगातार वाहन चलते रहते हैं, हॉर्न बजने से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, विभिन्न प्रकार की मशीनों के चलने से ध्वनि प्रदूषण होता है, राइट। कई घरेलू काम वर्तमान समय मशीनों से किए जाते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, टेलीविजन चलना, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। जो सामाजिक स्थल होते हैं जहां पर संगोष्ठी होती है, प्रवचन होते हैं, राइट, सम्मेलन होते हैं, वहां पर ध्वनि प्रदूषण होता है। और मनोरंजन के स्थलों में, जीवीय स्रोतों में ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या है, राइट, तो जीवीय स्रोतों में जंतुओं द्वारा उत्पन्न ध्वनियां हो जाएंगी, परंतु हमारा इतना अच्छा सौभाग्य नहीं है कि हमारे आसपास में जो है विभिन्न प्रकार के जंतु हों, परंतु फिर भी कई जैसे कुत्ते होते हैं अनावश्यक रूप से भौंकते रहते हैं, तो कुत्ते हैं या जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं कई बार उनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है, राइट, हाथी का चिंगाड़ना, कुत्ते का भौंकना, शेर का दहाड़ना इत्यादि इत्यादि। अब ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय क्या है, चलिए, तो जो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण का जो उपाय है, सबसे पहली चीज तो मैंने आपको क्या बताई है, वृक्षारोपण, राइट। किसी भी प्रदूषण को रोकना हो उसका रामबाण इलाज क्या है, वृक्षारोपण। तो यदि भारत के नागरिक जागरूक हो जाते हैं और वो अपने आवास के आसपास सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करते हैं तो उससे न केवल ध्वनि प्रदूषण रोकेगा बल्कि उससे वायु प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण भी रुकेगा। उसके अलावा हमें जागरूकता बढ़ानी चाहिए कि लोग अनावश्यक रूप से मशीनों का, वाहनों का प्रयोग ना करें, हॉर्न ना बजाएं, उससे भी ध्वनि प्रदूषण रुकेगा। तीसरी चीज, दंडात्मक कार्रवाई। यदि लोग अनावश्यक रूप से जो है लाउड स्पीकर बजाते हैं, यदि लोग अनावश्यक रूप से लाउड स्पीकर बजाते हैं या शहरी क्षेत्रों में या रहवासी क्षेत्रों में मशीनों को चलाते हैं तो उन पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत एक अधिनियम पारित किया गया है, उससे उनको सजा दी जाती है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक कानून लाया गया है जिसको क्या कहा जाता है, ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम 2002। तो ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम 2000, राइट। तो नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 2000, ये धारा 6 किसकी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की 1986 की धारा 6 के तहत लाया गया है, राइट। और यह ध्वनि प्रदूषण जो अधिनियम 2000 है, यह ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक कारगर क्या है, अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत यदि कोई भी व्यक्ति, राइट, कोई भी व्यक्ति निर्धारित नॉइज पॉल्यूशन से अधिक पर यदि कोई भी ध्वनि उत्पन्न करता है तो उस पर क्या हो जाएगी, सजा दी जाएगी,
राइट। इसके अलावा भी यदि हम सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करें, राइट, तो उससे न केवल वायु प्रदूषण रुकेगा, ध्वनि प्रदूषण भी रुकेगा, साथ ही साथ मृदा प्रदूषण भी रुकेगा, राइट। और ये वर्तमान में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे देश में जो नमाज पढ़ी जाती है वो दरअसल लाउड स्पीकर से पढ़ी जाती है, राइट। तो लाउड स्पीकर से जो नमाज पढ़ी जाती है उससे आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफ़ी क्या होती है, समस्या जाती है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी की है कि एक मस्जिद पर निर्धारित जो है लाउड स्पीकर होना चाहिए, जिससे उस निर्धारित तीव्रता से नमाज पढ़ी जानी चाहिए, राइट। तो उसकी वजह से भी क्या है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो एक तो जो है मुस्लिम समुदाय के द्वारा नमाज पढ़ी जाती है, उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। उसके विरोध में कहीं कहीं पर हनुमान चालीसा या कुछ कार्यक्रम भी किए जाते हैं, उससे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, राइट। तो सरकार को चाहिए कि जो ध्वनि प्रदूषण अधिनियम है उसका कठोरता से पालन हो, ताकि लोग अनावश्यक रूप से ध्वनि प्रदूषण ना करें। अब अगला क्या हो जाएगा, ई अपशिष्ट प्रदूषण हो जाएगा। अब ई अपशिष्ट प्रदूषण होता क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं। यहां पर जो ई है, ई का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या हुआ कि देखिए वर्तमान समय में विज्ञान ने बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है और हमारे दैनिक जीवन में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए आप सुबह से लेकर शाम तक, चाहे आपका मोबाइल हो, चार्जर हो, टीवी हो, रिमोट हो, राइट, इलेक्ट्रिक कार्स हो, उसके बाद में आपके घर में एसी है, कूलर है, पंखा है, फैन है, सभी क्या इलेक्ट्रिक उपकरण है। तो वर्तमान समय में बदलती हुई जीवन पद्धति में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और प्रत्येक परिवार में एसी है, कूलर है, राइट। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, टेलीविज़न है, राइट। और इन सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कई ऐसी धातुओं का और ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है जो कि जैव अनिम्नीकृत होते हैं। कैसे होते हैं, अनिम्नीकृत या बायो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, राइट। इसके साथ साथ अनिम्नीकृत होते हैं, चलो मानते हैं कि ठीक है वो अनिम्नीकृत होते हैं। इसके अलावा जब हम ये जो जितने भी मोबाइल फ़ोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इसको जब हम बाहर फेंक देते हैं तो एक तो ये अनिम्नीकृत होते हैं, साथ ही साथ इनमें से जो कुछ धातुएं होती हैं वो मृदा प्रदूषण के लिए क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं, राइट। और इसके अलावा भी, राइट, इनमें कई ऐसे उपकरण होते हैं जैसे मरकरी हो जाएगा जो कि रेडियो एक्टिव, राइट, रेडियो एक्टिव या रेडियो जो धर्मी प्रदूषण है उसके लिए भी क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। साथ ही साथ इनसे कई हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं जिससे मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, या सभी प्रकार का क्या होता है, प्रदूषण होता है, राइट। और सबसे, अब आपको लग रहा होगा कि सब मोबाइल से क्या होता है, कारण ये है कि जैसे अगर हमने कहा कि सब्जी के डंठल है, सब्जी के डंठल को आप 8 दिन रहने दो वो मिट्टी में बदल जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स का या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इतना ज़्यादा उपयोग बढ़ रहा है कि जैसे ही 4G टेक्नोलॉजी आएगी तो आप समझिए दुनिया में कितने बिलियंस हेडसेट हैं, लैपटॉप हैं, फ़ोन हैं। जब भी हर 2-3 सालों में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो मनुष्य हर 2-3 साल में घड़ी, मोबाइल, टीवी, रिमोट, हर एक चीज़ को क्या कर लेता है, बदल लेता है। तो उसकी वजह से ई अपशिष्ट जो है बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम संक्षिप्त में कहें तो हमारे वातावरण में, राइट, वातावरण के भौतिक घटकों जैसे जल, वायु, मृदा, राइट, जल, वायु, मृदा या स्थल भाग में, राइट, जल, वायु, वातावरण के अभौतिक घटक, भौतिक घटक जैसे जल, वायु, मृदा या स्थल भाग में इलेक्ट्रॉनिक खराब पदार्थ या ई वेस्ट पदार्थ से जो प्रदूषण फैलता है उसको ही ई अपशिष्ट प्रदूषण कहा जाता है। उदाहरण के लिए मोबाइल फोन, पंखा, सीडी, डीवीडी, सभी इलेक्ट्रॉनिक जो यंत्र हैं उनसे ई अपशिष्ट प्रदूषण होता है, राइट। अब ई अपशिष्ट जो है उसके स्रोत क्या हैं, तो घरेलू जीवन में, राइट, घरेलू जीवन में जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग करते हैं उनसे ही ई अपशिष्ट कचरा बढ़ता है। जैसे सबसे ज़्यादा क्या हो जाएंगे, मोबाइल, तो मोबाइल फ़ोन, राइट, मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन से ई कचरा फैलता है तो मोबाइल फ़ोन हो जाएगा। वॉशिंग मशीन है, रेडियो है, रेफ्रिजरेटर है, सीडी है, डीवीडी है, उसके बाद में माइक्रोवेव हो जाएगा, माइक्रोवेव के साथ में ओवन हो जाएगा, लैपटॉप हो जाएगा, डेस्कटॉप हो जाएगा, आपके घर का टेलीविज़न हो जाएगा, राइट, पंखा हो जाएगा, इन सब के क्या हो जाएंगे, रिमोट हो जाएंगे। ये सभी ई अपशिष्ट के क्या हैं, स्रोत हैं।
दरअसल ये सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कई खतरनाक रसायन एवं भारी धातुएं होती हैं। तो इन सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में खतरनाक रसायन एवं भारी धातुएं जैसे सीसा, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक केबल, बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, राइट, इत्यादि हानिकारक क्या पाई जाती हैं, धातुएं पाई जाती हैं, जो कि एक तो अनिम्नीकृत होती हैं, दूसरी चीज ये कई प्रकार के प्रदूषण के लिए भी क्या होती है, जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर रेडियोधर्मी प्रदूषण या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहा जाता है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है उसको समझते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही हैं, और उन ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक तो क्या हो जाएगा, जो कार्बनिक स्रोत हैं, राइट, कार्बनिक स्रोत हैं, या एक तरीके से हम कह सकते हैं जो प्राकृतिक स्रोत हैं, राइट, जैसे डीजल पेट्रोल हो जाएगा। तो डीजल पेट्रोल है, कोयला है, उसका प्रयोग करके हम हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। परंतु जो हाइड्रोकार्बन एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ये जो प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उससे बहुत ज़्यादा जो है वायु प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है। इसलिए मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमाणु भट्टियां स्थापित की। क्या है, परमाणु भट्टी। अब ये परमाणु भट्टी क्या होती है, तो देखिए परमाणु भट्टी वह युक्ति होती है जो कि नाभिकीय विखंडन की पद्धति पर कार्य करती है, अर्थात इसमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जाता है और नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। परंतु इन नाभिकीय जो परमाणु भट्टियां होती हैं, इनके संचालन में कई पदार्थ निकलते हैं। जैसे ये जो परमाणु भट्टियां होती हैं, इनमें कार्य करने वाले जितने भी वैज्ञानिक होते हैं वो पीपीई सूट पहनते हैं, वो जूते पहनते हैं, उसमें प्लास्टिक केबल का यूज़ किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में जल का प्रयोग किया जाता है, राइट, वहाँ पर प्लास्टिक की केबल का यूज़ किया जाता है। फिर ईंधन के रूप में प्लूटोनियम है या यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। पीपीई किट है, प्लास्टिक है, कंक्रीट है, राइट, इन सब का प्रयोग किया जाता है। और कहीं ना कहीं जब परमाणु का संचालन होता है या बंद होता है तो इन सब एलिमेंट्स को डिस्पोज किया जाता है, राइट। तो परमाणु भट्टी के संचालन में कई ऐसे हानिकारक जो है तत्व जैसे जूते हैं, कपड़े हैं, राइट, प्लास्टिक के बैग हैं, जल वाटर है, वो जब वातावरण में मिलता है तो उससे वातावरण में क्या फैलता है, रेडिएशन फैलता है या विकिरण फैलता है, राइट, और उसकी वजह से जो प्रदूषण होता है उसको ही क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो विकिरण है ये इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों होता है। तो देखिए, जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनसे अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और क्या निकलता है, गामा रेडिएशन होता है। और ये खतरनाक क्यों होता है समझिए। दरअसल अल्फा रेडिएशन, बीटा और गामा, ये इतनी सूक्ष्म किरणें होती हैं कि ये नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती हैं, परंतु अल्फा, बीटा और जो गामा रेडिएशन होता है ये जैविक जो कोशिकाएं होती हैं उनको तो प्रभावित करती हैं, राइट। ये कई हमारे प्लास्टिक को भी क्या कर देती है, भेदन की क्षमता होती है। जैसे अल्फा जो जैविक कोशिकाओं में अगर आप अल्फा रेडिएशन के सीधे कांटेक्ट में आते तो आप प्रभावित होंगे, परंतु यदि आपने पीपीई किट पहना है या कपड़े पहने तो अल्फा रेडिएशन से आपको समस्या नहीं जाएगी। बीटा जो रेडिएशन है, राइट, उसकी वेदन क्षमता भी गामा रेडिएशन से कम होती है और सबसे अधिक जो खतरनाक होता है वो होता है गामा रेडिएशन, राइट। अर्थात ये है स्टील की मोटी चादर को भी क्या कर देता है, भेद देता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि कहीं पर परमाणु बम होता है और यदि आप कंक्रीट के घर में हैं, राइट, रेलगाड़ी में हैं, तब भी ये रेडिएशन उस स्टील की दीवार को पार करके आप तक पहुंच जाएगा। और ये करता क्या है कि जैसे ये रेडिएशन आता है तो हमारे फेफड़े हैं, किडनी है या जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसके अलावा भी जो
विकिरण है, अल्फा बीटा गामा जो विकिरण है, ये हमारे जीन को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। राइट, कहने का तात्पर्य यह है कि जीन के माध्यम से ही पूरे व्यक्ति की शारीरिक संरचना बनती है, परंतु जीन में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो उससे जो आने वाली संतानें हैं वो भी क्या होंगी, जेनेटिक रूप से चेंज होंगी या उनमें जीन का परिवर्तन हो जाएगा, जिसकी वजह से वो शारीरिक रूप से क्या होंगे, विकलांग होंगे। यही कारण है कि जब अमेरिका ने हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम फेंका था तो उसकी वजह से आज भी हिरोशिमा एवं नागासाकी पे जो चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे वहाँ के लोग हों, उनमें जेनेटिक चेंजेस आ गए हैं, जिसकी वजह से आज भी वहाँ पर जो है शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का जन्म होता है। अर्थात विस्फोट हुआ था 1945 में और उसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। इसी वजह से जो रेडियो एक्टिव विकिरण है वो बहुत ही क्या होता है, खतरनाक होता है। क्लियर? तो अब आप समझ गए होंगे कि जो रेडियो एक्टिव विकिरण है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है। और ये जो रेडियो एक्टिव विकिरण है ये किसकी वजह से फैलता है? एक तो क्या हो जाएगा, युद्ध में यदि परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जाए, परमाणु विस्फोट हो तो उससे विकिरण फैलेगा, या फिर जो परमाणु भट्टियां हैं उनके संचालन में जो भी पदार्थ निकलते हैं तो उससे क्या होगा, जो है रेडियो एक्टिव प्रदूषण होगा। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया है कि देखिए वातावरण के भौतिक घटक जैसे जल, वायु, मृदा या स्थल भाग में रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली अल्फा बीटा गामा विकिरण या अल्फा बीटा गामा रेडिएशन की वजह से होने वाले परिवर्तन जिससे जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसको ही रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहते हैं। और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का कारण क्या है? परमाणु ऊर्जा का उत्पादन। दरअसल वर्तमान समय में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन परमाणु भट्टी के माध्यम से किया जाता है, जिसमें परमाणु भट्टी में पीपीई किट है, जूते हैं, कपड़े हैं, वैज्ञानिकों के विभिन्न उपकरण हो जाएंगे। राइट, उन उपकरणों को जब वातावरण में डाला जाता है तो उससे क्या होता है कि जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलता है और उससे क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। और यदि कोई भी व्यक्ति इस रेडियो एक्टिव प्रदूषण की चपेट में आ जाता है तो न केवल उस व्यक्ति की मृत्यु होगी बल्कि उसकी वजह से जेनेटिक चेंजेस भी आती हैं। इसलिए रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। यही कारण है कि जो परमाणु बम है, परमाणु बम में भी जो कोर एलिमेंट होता है, कोर मतलब क्या हो जाएगा कि जो विस्फोटक है, विस्फोटक में कोर होता है जिसमें या तो यूरेनियम होता है या प्लूटोनियम होता है, उनको विधिवत तरीके से, राइट, चाहे परमाणु भट्टी हो या परमाणु बम हो, उनके कोर को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करके उसको स्टील में रखते हैं और स्टील के कंटेनर में रखकर उनको समुद्र की बहुत ही गहराई में जाकर छोड़ देते हैं ताकि उनसे रेडिएशन बाहर ना आए। परंतु इस बात की पूरी संभावना है कि जहां पर भी हम उस वेस्ट को रखेंगे वहां पर प्रदूषण तो होगा ही होगा। अब रेडियो एक्टिव प्रदूषण कैसे फैलता है? राइट, रेडियो एक्टिव प्रदूषण दो तरीके से फैलेगा। एक तो क्या हो जाएगा, जो है परमाणु बम हो, लेकिन उसके चांसेस क्या है, बहुत कम है, लेकिन जब भी होगा तो पूरे देश को तबाह कर देगा, इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। तो एक तो रेडियो एक्टिव जो विकिरण है या रेडियो एक्टिव जो प्रदूषण होता है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण परमाणु बम के या परमाणु हथियारों के प्रयोग से फैलता है। तो दूसरा परमाणु भट्टी के संचालन से, और जो सबसे ज़्यादा होता है वो किससे होता है, परमाणु भट्टियों में दुर्घटनाओं से। तो यदि किसी परमाणु भट्टी में दुर्घटना हो जाती है तो उससे सबसे ज़्यादा ये रेडिएशन फैलता है। तो तीन बड़े स्रोत हो जाएंगे रेडियो प्रदूषण के जो स्रोत हैं, रेडियो एक्टिव जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण के तीन स्रोत। सबसे पहले क्या हो जाएंगे, परमाणुवीय भट्टियों, परमाणु भट्टी में होने वाली दुर्घटनाएं, दूसरा परमाणु भट्टियों का संचालन, और तीसरा क्या हो जाएगा, युद्ध। राइट, तो जो सबसे ज़्यादा होता है वो किससे होता है, परमाणु भट्टियों में जो दुर्घटनाएं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए यूएसए के 3 माइल आइसलैंड, राइट, यूएसए के 3 माइल आइसलैंड जो है, पूरी फोटो लिखी है यहाँ पर। तो यूएसए के 3 माइल आइसलैंड की 1979 में क्या हुई थी, दुर्घटना हुई थी, जिसमें नाभिकीय पदार्थ क्या हुआ था, लीक हुआ था। इससे पूरा का पूरा जो आसपास का क्षेत्र है उसमें रेडिएशन फैला गया था। और दुनिया की सबसे भयंकर जो है वो कौन सी हो जाएगी, चेरनोबिल दुर्घटना हो जाएगी। और ये रसिया यूक्रेन युद्ध की वजह से ये चेरनोबिल जो है वो कई बार जो है चर्चा में भी बना हुआ है।
राइट। रूस ने इसको कब्जे में भी ले लिया था, इसलिए ये नाम फिर से चर्चित है। तो सब चीज़ें याद रखना। रूस के चेरनोबिल में क्या हुई थी? परमाणु दुर्घटना हुई थी। तो रूस के चेरनोबिल में, चेरनोबिल रूस में है, और रूस के चेरनोबिल में 1986 में परमाणु भट्टी में दुर्घटना हुई थी, जिससे परमाणु पदार्थ क्या हो गया था? लीक हो गया था और रेडिएशन फैल गया था। और उसके साथ सबसे ज़्यादा खतरनाक कहाँ हुआ था? जापान के फुकुशिमा में, राइट। तो जापान का ये आप देखें तो ये पूरा पूरा क्या था? एक आइलैंड था। तो जापान के फुकुशिमा में, जो फुकुशिमा आइलैंड था, तो जापान के फुकुशिमा आइलैंड में जो था परमाणु भट्टी थी, जिसमें दुर्घटना होने की वजह से पूरा का पूरा रेडिएशन क्या हो गया था? फैल गया था। और जो फुकुशिमा, राइट, फुकुशिमा आइसलैंड था वो पूरी तरीके से क्या हो गया था? तबाह हो गया था। तो ये कब हुई थी? 2011 में। तो यूएसए के 3 माइल आइसलैंड की दुर्घटना हुई थी 1979 में। फिर 1986 में हुआ था रूस में चेरनोबिल दुर्घटना। फिर जापान की फुकुशिमा दुर्घटना हुई थी 2011 में। इसकी वजह से रेडियो एक्टिव प्रदूषण जो है फैला था। अब रेडियो एक्टिव प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा? रक्त दाब कम होना। देखिए, जब कभी भी रेडियो एक्टिव प्रदूषण होगा, अर्थात यदि वातावरण में अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन मौजूद होता है, तो वह हमारे हृदय की कार्यविधि को प्रभावित करता है। जैसे इसमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है या जो रेडियो एक्टिव प्रदूषण है, उसके संपर्क में आने से रक्तदाब कम हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा से संबंधित कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, महिलाओं में जो है रक्त में क्या होती है? खराबी हो जाती है, पुरुषों में कुल मिलाकर जो है ब्लड में, सब में जो रक्त है उसमें क्या होती है? खराबी होती है। साथ ही साथ पादपों की क्या होती है? वृद्धि रुक जाती है, राइट। साथ ही साथ जो रेडिएशन है, तो रेडिएशन से निकलने वाला जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन होता है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन की वजह से कई बार जीन में भी परिवर्तन हो जाता है, जिससे न केवल उस समय पर क्षति होती, बल्कि उस क्षेत्र की आने वाली जो जितनी भी आने वाली जो जनरेशन्स होती हैं, उसमें भी जो रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता है उसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो इस तरीके से हमने रेडियो एक्टिव प्रदूषण को भी बहुत अच्छे से क्या कर लिया है? समझ लिया है। तो एमपीपीएससी में या किसी भी अदर एग्जाम में या यूपीएससी में, तो एमपीपीएससी यूपीएससी में पॉल्यूशन से जितने भी क्वेश्चंस आ सकते थे उन सब पर हमने जो है डिस्कशन किया है। साथ ही साथ जो जितने भी प्रदूषक हैं उनके बारे में पढ़ा है, वो कहाँ से, वो जो प्रदूषक हैं, राइट, जो प्रदूषक हैं वो प्रदूषक कहाँ से उत्पन्न होते हैं, किस तरीके से प्रभाव डालते हैं, साथ ही साथ उनके सुरक्षा के लिए कौन कौन से अधिनियम है, उन सब पर हमने बहुत अच्छे से चर्चा की है। यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो यूपीएससी, एमपीपीएससी या किसी भी एग्जाम में आप पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर पाएंगे। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।